जब मैं खुद सफाई का ख्याल रखूंगा, मैं अपने घर के बाहर की गली को अपनी गली समझूंगा, मैं अपने घर के बाहर के रोड को अपना रोड समझूंगा। अभी आपको मैं कहता हूं, आप सर्वे करें बारामूला, अपने बाथरूम जो है, बाथरूम के नल के बाहर निकाल के सीधा रोड पे डाले हुए हैं। अंदर सांदरी में जब वो बर्तन धोते हैं वो पानी मेन रोड पे जाता है। जब लोगों का कंसर्न ये होगा कि इस चार दीवारी के अंदर हमारी जिम्मेदारी। दूसरी चीज ये है, एक फितरी अमल ये होता है कि आप जिस तरह का दरख्त लगाएंगे उसी तरह का फल आप खाला जाएगा। आप लगाएंगे कीकर और ढूंढेंगे उस पर बादाम। जब म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन था, आप लोग घर में बैठे, आपने कहा हम इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक आज़ादी नहीं होगी। आज हमने मुलाकात के इस प्रोग्राम में जावेद हसन बेग साहब को दावत दी है प्रोग्राम में शामिल होने की। सबसे पहले इनका खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में आने का, और इनका शुक्रिया भी करते हैं। जावेद साहब बहसती MLA बारामूला रह चुके हैं और इन्होंने बारामूला में बहुत अच्छे काम भी किए हैं। लोग इनका बड़े इज़्ज़त की निगाहों से इनको देख रहे हैं। और आज हमने इस मुलाकात में जावेद साहब को दावत दी है, तो इन्होंने हमारे प्रोग्राम में आने का जो इन्होंने ये इरादा किया है, हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। तो हम इनका ज़्यादा वक्त न लेते हुए इनसे बराह रास्त सवालात पूछेंगे और नाजरीन देखते रहेंगे कि आप क्या पूछना चाह रहे थे जावेद साहब को। तो हम कोशिश करेंगे बिल्कुल जावेद साहब को ऐसे ही सवालात पूछना जिनसे नाजरीन का फ़ायदा हो, नाजरीन का भला हो और जो नाजरीन चाहते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम जावेद साहब से। जावेद साहब, बारामूला में लोग समझ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, आप MLA रहे हैं बारामूला के तकरीबन 2-3 साल, आपने इलेक्शन लड़ा है शायद PDP के मैंडेट पर जी। बारामूला में लोग क्यों समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं, जैसे बिजली का मामला हो, तालीम का मामला हो, या सड़क रोड वगैरह का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, राशन कार्ड का वगैरह राशन का मामला हो, या गार्बेज डंपिंग का मामला हो। क्यों समझते हैं, क्यों शिकायत कर रहे हैं, क्यों शिकवा कर रहे हैं बारामूला के लोग एडमिनिस्ट्रेशन से? इनके साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, इनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। क्या बात है जावेद साहब? मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है, और बहुत ही एक अहम सवाल आपने पूछा है कि बारामूला के लोग एडमिनिस्ट्रेशन से, या ये कहें कि सरकार से नाउमीद हैं। नाउमीद हैं, बिल्कुल सर। अब इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि इस वक्त जो सरकार है, मौजूदा LG साहब की गवर्नमेंट है, अगर लोग इससे नाउमीद हैं या नाराज़ हैं तो इसका जवाब मैं देने से कासिर हूँ। उसके लिए बेहतर और मुनासिब ये रहेगा कि मौजूदा सरकार चलाने वालों से ये सवाल पूछा जाए। अगर आप पूछेंगे बारामूला के एक वो तारीख़ी पस मंज़र में कि बारामूला कस्बा हो या बारामूला के साथ जो मुनहरेगा गाँव हैं, अगर उन लोगों की तरफ से ये सवाल है तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा महदूद सा तजुर्बा और इल्म है उसकी बुनियाद पे कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँ। मैं बारामूला की सियासी तारीख़ से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। बेग साहब, मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब के MLA बारामूला बनने से पहले बारामूला की जो सूरत हाल थी वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं क्या थी। बेग साहब 2003 में जब मिनिस्टर बने और उसके बाद फिर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, उस दौरान जितना भी मुमकिन हो सका बेग साहब से उन्होंने बारामूला को कंपनसेट करने की कोशिश की। न सिर्फ ये कि बारामूला के एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर विलेजेस को अपग्रेड करने में जो बेग साहब ने रोल किया है, मैं एक किताब की सूरत में जब उस सब का ज़िक्र करूँगा
तो लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि बेग साहब ने अपने दौर में बारामूला के लिए क्या किया। लेकिन हकीकत ये है कि नॉर्थ कश्मीर से बेग साहब से पहले जितने भी मिनिस्टर आए या एमएलएज आए, उनमें ज़्यादातर वज़न जिन लोगों का था उनका ताल्लुक़ या सोपर से रहा है या उड़ी से रहा है। सोपर से बड़े ताकतवर एमएलए हुआ करते थे, उड़ी से शफी साहब हुआ करते थे, टंगमर्ग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों का डायरेक्ट टंगमर्ग की नुमाइंदगी होती थी, फिर गुलाम हसन मीर साहब जैसे नुमाइंदे वहाँ रहे हैं। तो बारामूला के साथ उस दौरान जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही या जब माजी में कभी कांग्रेस की हुकूमत रही, तो उस दौरान जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसको बयान करने की क्या ज़रूरत है, वो अया है कि डिस्ट्रिक्ट के तमाम जितने बड़े ऑफिस थे वो यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए और एमएलए साहिबान और मिनिस्टर साहिबान देखते रह गए जब तक बारामूला की जो एक नेचुरल सेंट्रलिटी थी जब उसका इरोजन होता रहा और वो देखते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेग साहब के एमएलए बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद जो उन्होंने काम शुरू किया उसी को मैं आगे लेके चला और बारामूला को जो बारामूला का जेन्युइन शेयर था उसको जिस हद तक हमसे मुमकिन हुआ हमने यहाँ कोशिश की कि बारामूला के साथ इंसाफ हो। उसमें हम किस हद तक कामयाब हुए या नहीं हुए ये वक्त फ़ैसला करेगा। लेकिन आपके इस महदूद वक्त में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब बेग साहब ने बारामूला की नुमाइंदगी की तो सभी को मालूम है कि बेग साहब ने किस इज़्ज़त और विकार के साथ बारामूला की नुमाइंदगी की। और जब मैं बारामूला का एमएलए बना उससे पहले मैं बेग साहब के एक पीआरओ की हैसियत से काम करता रहा। मैं पीआरओ की हैसियत से काम करता रहा तकरीबन 18 साल पीडीपी में। पहले मैं जनरल सेक्रेटरी के यूथ की हैसियत से, फिर स्टेट सेक्रेटरी की हैसियत से मैंने काम किया पार्टी के लिए। तो मैंने जब बारामूला की नुमाइंदगी की 3 साल, उसमें से आप 2016 का निकाल दें तो मैंने असेंबली के अंदर सिर्फ बारामूला के लोगों की नुमाइंदगी नहीं की, बल्कि मैंने अल्लाह के फजल व करम से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी की। और फिर वहाँ मुझे बेस्ट लेजिस्लेटर के अवार्ड से भी नवाजा गया कि मैंने जिस तरीके से अवाम के तमाम मसाइल, सियासी और इक़्तिसादी मसाइल को बोर्ड मीटिंग्स में और असेंबली के अंदर उजागर किया है, वो सब रिकॉर्ड पे है। आप चाहें तो वो रिकॉर्ड चेक करेंगे और जब आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बारामूला की नुमाइंदगी इज़्ज़त और विकार के साथ की है और ईमानदारी से की है। बदकिस्मती ये रही है पिछले वो तो 30 साल का एक अरसा है जिससे आप भी वाकिफ़ हैं, जिसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि 30 साल का एक ऐसा यहाँ यूँ भी मौसमी हालात ऐसे रहते हैं कश्मीर में कि यहाँ 6 महीने तो हमेशा आपके मौसम की नज़र हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो हमारे तकरीबन 10-15 साल ज़ाया हुए हैं, हड़तालों की नज़र हो गए, एजिटेशंस की नज़र हो गए, एक ऐसी जंग में लोगों ने ख़ुद को उलझा दिया कि जिस जंग के नतीजे में हम सब कुछ खो बैठे, उसकी वजह से बारामूला ही नहीं बल्कि पूरी कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो काम पिछले 30 साल में यहाँ होना चाहिए था उस शिद्दत से और उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से लद्दाख में हुआ होगा या जम्मू में हुआ होगा। और उसकी वजह ये भी रही है कि लोगों ने जो यहाँ एक कल्चर बना लिया था, हम एक हड़ताल का कल्चर एक था, उसकी वजह से जो नुकसान पहुँचा है कश्मीर को सियासी और इक़्तिसादी, उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। जी, आपने वजह फरमाया है सर। मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब जानी मानी शख्सियत है रियासत जम्मू कश्मीर की। उसने जो काम किए हैं रियासत में या डिस्ट्रिक्ट बारामूला में वो काबिल तहसीन है और लोगों को भी याद है। लोग समझते हैं बेग साहब ने काम किए हैं और उनकी पहचान भी, अपनी अनफरादी पहचान भी है, ज़िला बारामूला में पूरी तरह से है। मगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि जावेद हसन बेग साहब ने एमएलए बहसत एमएलए बारामूला में इलेक्शन जीता है और तकरीबन 3 साल एमएलए रहे हैं। इस दौर में लोग ये बता रहे हैं कि जावेद हसन बेग साहब ने कोई ऐसा ख़ास काम नहीं किया है, जिसे या जावेद साहब घर से बाहर लोगों में नहीं आ रहे थे उस तरह से जिस तरह से मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग आ रहे थे। तो उनका शिकवा है कि जावेद साहब ने बारामूला के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया है। क्या वजह है बेग साहब? मुझे ये मालूम नहीं है कि आपके ज़राए
कौन है और ये किसने आप लोग कह रहे हैं हाँ सर, लोग कह रहे हैं। ये जिस लोग जहाँ तक आप गए नहीं सर। जिन लोगों ने ये शिकायत की है, जाहिर सी बात है कि मैं इसको मैं मुनासिब ही नहीं समझता ऐसे लोगों के किसी सवाल का जवाब देना। मैं अब आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूँगा। फैक्ट्स, हाँ ये बात है। पहली बात ये है कि बारामूला ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहला MLA मैं हूँ जी, जिसने इलेक्शन जीतने के बाद श्रीनगर में कोई अकोमोडेशन नहीं ली। मैं तमाम अरसा यहीं पर रुका रहा, जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ यहीं रुका। यहीं पर के हैं सर। आप मालूम कर सकते हैं कि अगर रात के 11 बजे भी कोई मुझे मिलने आया, मैं यहाँ मौजूद था। मौजूद है। ये पहला मसला है जी सर। कि जब मैं यहाँ से श्रीनगर गया ही नहीं, कोई सरकारी अकोमोडेशन ही नहीं ली, तो फिर किसी का आपसे ये कहना कि MLA बनने के बाद वो यहाँ से गायब हो गया, तो ये एक ऐसा झूठ है। और ऐसे झूठे लोगों को मैं सीरियसली नहीं लेता। ये झूठे भी होते हैं और बदनीयत भी होते हैं। बिल्कुल सर। ये पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि आप पूरे नारवा में, पूरे कंडी में, पूरे बारामूला टाउन में ये चेक करें कि जब मैंने इलेक्शन जीता, इलेक्शन MLA बनने से पहले सबसे पहले जिस जगह में गया वो था ओल्ड टाउन बारामूला आज़ादगंज, सबसे पहले। अब मैं उस बात में नहीं जाऊंगा कि जब मैं आज़ादगंज गया तो फिर वहाँ किस तरह के हालात रूनुमा हुए और मैं किस तरह से फिर मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, किस तरह से मुझे वहाँ से रिट्रीट करना पड़ा। वो मुनासिब नहीं रहेगा मेरा ये कहना आपके सामने। और मैं ये कहूँ कि जिन लोगों ने मुझे दावत दी कि आप वहाँ आएँ, मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो सारे खुद गायब हो गए और हम एक ऐसे हजूम और एक किसी भीड़ के कब्ज़े में आ गए थे कि जहाँ पर अब अंदेशा ये था कि खुदा न करे अगर इन लोगों ने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी तो यहाँ से कोई रिएक्शन होगी तो ये सारा मलबा जो है मेरे सार होगा। तो लिहाजा इस बात पर पर्दा रहने दें कि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी प्रेजेंस, बारामूला टाउन में मेरी प्रेजेंस रही है कि नहीं रही है। हाँ, मैं ये इस बात पर पर्दा रहना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर पर्दा डालना बेहतर होता है। ये इल्ज़ाम मेरे सार आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इल्ज़ाम उन लोगों के सर नहीं जाना चाहिए जिन्होंने अपनी तरक्की के रास्ते, अपनी सियासत के रास्ते और कश्मीर की सियासत को एक ऐसी कटहरे में जाके खड़ा किया जहां सब कुछ हम खो बैठे हैं और अब वो स्वाय उंगलियां उठाने के कुछ नहीं कर सकते। तो अब रहा मेरा कि मैंने काम नहीं किया। देखें 2015 में सबसे पहले मैं चीफ मिनिस्टर साहब को लेके बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का मैंने दौरा किया। अब मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को नारवा इलाके में लेके गया, मैंने हीवन हॉस्पिटल सेंक्शन करवाया, उस पर काम जारी हुआ। मेरे ही दौर में हम हेल्थ मिनिस्टर को लेके गए, फाउंडेशन स्टोन रखा। मैंने लरीडोरा हॉस्पिटल सेंक्शन करवाया, मैं मिनिस्टर को वहाँ लेके कर गया, मैंने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। मैं मिनिस्टर को लेकर आडूरा गया, मैंने आडूरा में ब्रिज की संग बुनियाद रखी और वो ब्रिज अल्लाह के फजल करम से वो मुकम्मल हो गया। मैंने आडूरा में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी बनाया और एक मिसाली बिल्डिंग वहाँ बनाई, जाकर देख सकते हैं आप। मैंने जंडफरन से लेकर नमलन तक जो मेन रोड था इसकी वाइडनिंग की, आप जाकर देख सकते हैं वो किस तरह का रोड मैंने बनवाया। मैंने शेरी से बाबा रेशी रोड सेंक्शन करवाया 15 करोड़ की लागत में, CRF पे उस पर काम जारी हुआ, उस पर काम चलता रहा। 2018 हमारी असम्बली टूट गई और उसके बाद 2019 में जब यहाँ वो हालात बदल गए तो उसकी वजह से वो काम रुका पड़ा है, आज तक किसी ने पूछा नहीं। मैंने नारवा इलाके में 2 हाई स्कूल बनाए, हाजीबाल में मैंने हाई स्कूल बनाया, मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके, कावहार में मैंने हाई स्कूल बनाया। मैंने कालेबान में एक ब्रिज मेरे दौर में सेंक्शन हुआ है जिस पे आज भी काम चलता है, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने रिसीविंग स्टेशन मालपोरा को अपग्रेड किया, 70 लाख रुपए उस पर लगाया। मैंने शेरी रिसीविंग स्टेशन को कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से पहले 30 लाख रुपए दे के अपग्रेड करवाया। उसके बाद शेरी ही रिसीविंग स्टेशन को मैंने अपग्रेड करवा दिया। उसके बाद मैंने फतेहगढ़ हायर सेकेंडरी की तमाम ब्यूटिफिकेशन की, आप जाकर मालूम कर सकते हैं। हीवन मैंने प्ले ग्राउंड बनाया, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह का प्ले ग्राउंड वो मेरे दौर में बना, मैंने बनवाया। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप मैंने नारादरी और मालपुरा के दरमियान ये बनाया, क्या इसको कहते हैं, एक ब्रिज बनवाया। तो हेल्थ सेक्टर में मैंने आपको बताया, ये उसी दौरान मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला को, जब मैं MLA था उस दौरान 15 करोड़ रुपया 3 साल में मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला को ला के दिया। ओल्ड टाउन से लेकर ईस्ट टाउन तक बारामूला में मैंने, जब मैं MLA था तो 2.5 साल में मैंने तकरीबन 40 किलोमीटर
और 1 किलोमीटर में 40 से 50 लाख रुपया लगता है। मैग्डमाइजेशन करवाया टाउन में, आप जाकर रिकॉर्ड चेक करना, अगर ये गलत साबित होगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा सियासत से। मैंने तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए का मैग्डम करवाया। मैं जिस जगह पे रहता था बारामूला में, वहां मैं मैरिज हॉल बनवा रहा हूं। आपने देखा होगा उसकी संग बुनियाद मुफ्ती साहब ने रखी थी। ये जो पार्क है ना क्रियापा पार्क के साथ, उसके साथ जो वो सफेद बिल्डिंग बन रही है, 10.5 करोड़ रुपए सेंक्शन करवा के मैरिज हॉल मैंने बनवाया। जो फिश मार्केट ब्रिज गिर गया था वो मैं नईम साहब को वहाँ लेकर गया, उसकी संग बुनियाद मैंने रखी। फिश मार्केट ब्रिज आज आप चल सकते हैं। मैंने यहाँ से अब आप कंडी की तरफ चले जाएं, बांडी पाइन को मैंने हायर सेकेंडरी दे दी। चंदूसा हॉस्पिटल को अपग्रेडेशन के इसके लिए ज़मीन एक्विजिशन की। बारामूला बाबा ऋषि रोड आप देखें, इसको कितनी मेहनत करके मैंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में, इस वक्त भी उस पर रोड का उस पर इस वक्त काम जारी है। तो ये किसी का आपसे कहना, मैंने ट्रांसफार्म लगवाए, मैंने शहरी इरीगेशन स्कीम का किया, मैंने वो खादनियार जो पार्क है उस पर जो काम हो रहा है वो मेरे दौर में शुरू हुआ। आज़ादगंज जो प्ले फील्ड है इस वक्त ओल्ड टाउन में, आज़ादगंज में जो प्ले फील्ड है, आप जाकर देख सकते हैं, पूछें उनसे किसने दिया। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से औकाफ वालों को 10 लाख रुपया दिया ओल्ड टाउन, इस जो PHC है ओल्ड टाउन का, उसके लिए। मैंने दिलना में सारे दिलना को मैग्डमाइजेशन मैंने किया। मैंने कानिसपोरा से लेकर कंडी तक रोड जो कानिसपोरा से जाता है वाइडनिंग CRF का, वो मैंने सेंक्शन करवाया 15 करोड़ रुपए की लागत से। मैंने 60 लाख रुपया PHC सिंहपुरा को दिलवाया और उसको मैंने पार्क बनवाई, अपग्रेड कर दिया। इसी तरह दिलना में मैंने नर्सिंग कॉलेज बारामूला में लाया, जावेद बेग ने अपने दौर में लाया, आप जाकर देख सकते हैं नर्सिंग कॉलेज में वहाँ काम 8 किलोमीटर मैग्डम करके उनको दे दिया। तो इसी तरह मैं आपको ये कहता हूँ कि जब जो काम मैंने नबार्ड में या CRF में या दूसरे प्रोजेक्ट जो मैंने करवाए, और जितने मैंने टूर किए होंगे कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो कोई हफ्ता ऐसा नहीं होगा कि जब मैं किसी न किसी जगह ना, आज मैं MLA तो नहीं हूं ना, आप आज भी मालूम कर सकते हैं कि इस वक्त भी इन हालात में भी किसी जगह कोई मेरा वर्कर किसी मुश्किल में होगा तो मैं उसके घर पहुंचता हूं। जब मैं MLA था तो मेरा तो सारा वक्त गुजरा इस बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी गली कोचे घूमते घूमते। मैं तो आपको टिप्स में पहली बार अगर कोई मिनिस्टर गया हाजी बाल तो वो मैं लेकर गया नईम अख्तर साहब को। ओल्ड टाउन का हमने चक्कर किया, नारवा में मैं कितनी बार मिनिस्टरों को लेकर गया, आप सबसे मालूम कर सकते हैं। तो ये एक बात बताऊं मैं, जो लोग अगर सच और हक की बुनियाद पे कोई मुझ पे उंगली उठाएगा तो वो बात एक है, लेकिन जो लोग बदनीति से या तासुब से उठाते हैं और झूठ बोलते हैं वो अपने आप को जलील करते हैं अल्लाह के सामने भी। और मैंने तो ये आपको टिप्स पर बता दिया। बिल्कुल ना। अगर मुझे ये पता होता है ये सवाल आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो आपको फैक्ट्स और फिगर। और सबसे बड़ी बात एक चीज मैं आपको गुजारिश करूंगा, गुलाम हसन साहब, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद हसन है, तो आप मेरे बड़े भाई की हैसियत से हैं। आप DC ऑफिस जाएं, आप DC ऑफिस में 2015 की बोर्ड मीटिंग का एजेंडा निकलवाएं, 2016 की बोर्ड मीटिंग का एजेंडा निकलवाएं, 2017 की बोर्ड मीटिंग का एजेंडा निकलवाएं। 3 इस बोर्ड मीटिंग हुई, उसके बाद असेंबली डिसॉल्व हो गई। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर के साथ मैंने 2 मीटिंगें की हैं सिर्फ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक, उसमें आप देखेंगे कि बारामूला टाउन, नारवा ब्लॉक और कंडी ब्लॉक के लिए जो मैंने प्रोजेक्ट मांगे हैं, रिफ्लेक्ट किए हैं और जो सेंक्शन हुए हैं, उनको आप कंपेयर कर लेना किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी मिनिस्टर के साथ, तो आप देख लेना कि मेरा विजन जो है वो किसी से कम रहा है। एक दूसरी बात आपकी खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि असेंबली का आप सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं एक RTI करके कि MLA बारामूला ने जो 3 साल यहाँ सवाल पूछे हैं या कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज पे वो बात की है, वो रिकॉर्ड मंगलवा लें। तो मैं आपको ये कहता हूँ अगर उसमें किसी भी जगह किसी MLA से कम, इवन जो हाई प्रोफाइल MLAs होंगे उनके मुकाबले में जब आप मेरी देखेंगे कि मैंने जो डिस्कशन की है वेरियस इश्यूज़ पे और जिस तरह से मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज़ को रेज़ किया है, उसके मुकाबले में अगर किसी और ने किया होगा तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। तो ये ऐसे सवाल हैं कि जो मेरे मुखालफीन हैं उनको मेरे ख़िलाफ़ और कहने को कुछ नहीं है सिवाय इस झूठ का सहारा लेने की, वो था ही नहीं यहाँ, जबकि मैं ही वो MLA हूँ जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं छोड़ी। आप मालूम कर सकते हैं, एक सर्वे करवा लें, आपको पता चलेगा। अलबत्ता एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ मैं कि यहाँ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा फैक्टर एक है जो कभी किसी का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। उनको हर महफिल में आप देखेंगे,
हर दरबार में आप देखेंगे बहसें करते हुए देखेंगे, बारामूला की तामीर और तरक्की पर बड़ी बड़ी डिस्कशनें करते हुए देखेंगे, लेकिन जब अमली तौर आप देखेंगे कि उन्होंने बारामूला के लिए किया है तो वो बारामूला के लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटीज़ हैं और वो लोगों को बदनाम करने के बगैर ना उनका पेशा है कोई, ना उनका काम कोई। जी सर। नाज़रीन, आप समझते होंगे जावेद साहब ने जो कहा है, जावेद साहब कुछ भूले नहीं हैं। दर्जनों काम इन्होंने ऐसे बताए हैं, 1 2 3 जैसे गिनती करके इनके दिमाग में एक कंप्यूटर की तरह फिट है। ये ऐसे बोलते हैं कितने काम इन्होंने किए हैं जो इन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं बारामूला में लोग जो इनके मुखालफिन है या कोई और है आम आदमी। तो जावेद साहब ने बड़ी बड़ी खूबी के अंदाज से इन्होंने जवाबात दिए हैं और वो काम भी दोहराए हैं। तकरीबन मेरे हिसाब से सैकड़ों काम ऐसे हैं जो जावेद साहब ने किए हैं और वो लोगों की भलाई के लिए किए और आज भी कर रहे हैं। जैसे कि आज जावेद साहब MLA नहीं है और जावेद साहब चैलेंज करते हैं उन लोगों को जो ये गिन रहे हैं कि जावेद साहब ने बारामूला के लिए कुछ नहीं किया है। फ़िलहाल हम जावेद साहब से ये अर्ज़ करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जावेद साहब, जैसे कि आजकल LG सरकार है, कश्मीर UT बना है, आज इस UT और इस सरकार के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या सरकार पटरी पर है या पटरी से उतर गई है? हाँ, इससे कबल कि मैं मौजूदा सरकार की तरफ आऊँ, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपसे कही हैं जी, अगर इनमें से कोई बात झूठ साबित हो जाएगी मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये मैं आपको बांगे दोहल कहता हूँ। अब मैं मौजूदा सरकार की तरफ आता हूँ। देखें, जब मौजूदा सरकार वजूद में आई तो इनको मौजूदा हुकूमत चलाने के लिए एक पॉलिटिकल एजेंडा भी चाहिए था, एक इकोनॉमिक एजेंडा भी चाहिए। इकोनॉमिक एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा, ये ज़रूरी था किसी भी सरकार के लिए। जब वो हुकूमत में आती है तो उसके पास एक पॉलिटिकल एजेंडा होना चाहिए और एक इकोनॉमिक एजेंडा होना चाहिए। जो मौजूदा सरकार है, जब ये इक़्तिदार में आई तो इनका पॉलिटिकल एजेंडा ये था कि यहाँ के सियासतदानों ने और सियासी जमातों ने लोगों को इग्नोर किया, करप्शन की, मिस गवर्नेंस की, इस वजह से हमको गवर्नर राज को लाना पड़ा। तो ये पॉलिटिकल जो एक सिस्टम यहाँ बना हुआ था उसको हटाकर वजूद में आई है, ये कहकर कि सियासतदान नाकाम हो गए, अब हम ब्यूरोक्रेसी इस हुकूमत को चलाएंगे। तो प्रैक्टिकली इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत है, यहाँ पॉलिटिशियंस की हुकूमत नहीं है। इकोनॉमिक एजेंडा जहाँ तक मौजूदा सरकार का है, उस पर दो चीज़ें बड़ी असरअंदाज हुई हैं। एक ये है कि मरकज़ एक ऐसी पोजीशन में आ गई, पहले डिमोनेटाइजेशन की वजह से, GST की वजह से और उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से, कि जिस तरह की फंडिंग पैटर्न होना चाहिए था इस यूनियन टेरिटरी में डेवलपमेंट को एक एग्रेसिव तौर परस्यू करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, उस तरह की टाइमली फंडिंग मुमकिन नहीं हो सकी, इस सरकार के बैग पर नहीं थी। दूसरा ये था कि जिस एजेंडे पे ये यहाँ आए थे उस एजेंडे पे मेन स्ट्रीम पार्टीज़ ने भी इस मौजूदा सरकार का साथ नहीं दिया और आम लोगों में 370 और 35A का जो गुस्सा था उन्होंने भी कोई ख़ास ताउन फराहम नहीं किया। जो बची कची कसर थी वो कोरोना वायरस ने निकाल दी। तो इस वक्त आपको जो फुकदान नज़र आता है गवर्नेंस का ज़मीनी सतह पर, और है ये फैक्ट है। देखें, मैं LG साहब की खुशामद या चापलूसी करके या उनके एडवाइज़र्स की खुशामद या चापलूसी करके या उनकी ब्यूरोक्रेसी की खुशामद चापलूसी करके मुझे क्या हासिल होगा? मेरा लेना देना तो लोगों में है, उठना बैठना लोगों में है। मैंने एक सियासत, एक इनकलाबी पॉलिटिक्स की है मुश्किल तरीन हालात में, जब यहाँ मेन स्ट्रीम का कोई नाम नहीं लेता था तब हम निकले थे। तो ये कोई आसान काम हमने नहीं किया है। तो मैं लिहाजा इस मौजूदा सरकार की क्या खुशामद करूँगा जिसने मौत के मुकाबले में एक नैरेटिव खड़ा किया हो। वो क्या डरेगा मौजूदा सरकार से? तो मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा सरकार, आप कहते हैं पटरी पे है, पटरी अभी नहीं है, तो पटरी पर होगी कैसे? लिहाजा जब तक ये यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता और कोई अवामी हुकूमत नहीं आती,
तब तक आप इस हुकूमत से ये तवक्का रखेंगे कि ये लोगों की उम्मीदों पर उतरेगी, ये मुमकिन ही नहीं मुमकिन नहीं है। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि मैं मिनिस्टरों को लेके या खुद भी सारी मुद्दत और हैरान होता हूँ। ये जो इस वक्त आपको लोगों के उसे गुस्सा नज़र आता है आजकल, ये दुख नज़र आता है, ये तो मेन स्ट्रीम वालों को पूछते ही नहीं थे ना। उसी का नतीजा ये है इस वक्त। मुझे याद है कि मैं सीएम साहब को यहाँ लेकर आया, हमने मिन्नतें की यहाँ उस वक्त लोगों से, यार खुदा का वास्ता है मैं चीफ मिनिस्टर साहब को ला रहा हूँ, आप उनसे मिलें। 2016 में 2017 में ऐसे लोग थे जो ज़मीन पर पाँव ही नहीं रखते थे। तो लिहाजा करके एक तरफ वो कहते हैं वही चाले बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। अब लोग चाहते हैं काम हो पर काम करने वाला कोई नहीं। जब काम करने वाले थे और ख्वाहिश थी कि लोगों के काम करें, तब लोग जो है वो आज़ादी से कम किसी चीज़ पे राज़ी ही नहीं थे। तो अब आज़ादी तो रही आज़ादी, अब लोगों को पता चलता है कि अच्छा बना कशर पे वो लोग, अब पता चला कश गाज, वो लोग पता कश गाज। मगर अभी सबक सीखना है। अभी क्या हुआ है? अच्छा बेग साहब, लोग ये शिकायत कर रहे हैं म्यूनिसिपल कौंसिल बारामूला में काम सही ढंग से नहीं कर रही है। लोग करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं म्यूनिसिपल कौंसिल पर कि यहाँ पे गार्बेज का मसला है, यहाँ पे सेहत सफाई का मसला है, यहाँ पे बिल्डिंग परमिशंस का मसला है, यहाँ पे रिनोवेशंस का मसला है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है करप्शन के बगैर। ऐसा क्या है कि लोग म्यूनिसिपलिटी के ख़िलाफ़ इस तरह से उकताए हुए हैं? और बहसत एमएलए जो आप थे, आपने यहाँ पे काम किया है और आज आप एमएलए नहीं है, फिर भी तो आप इलेक्टेड एक है कॉमन मैन, मैं नहीं कहूँगा, एक इलेक्टेड एमएलए ही है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? कहता हूँ वही बात, समझता हूँ सच, मैं ज़हर हिलाहिल को कभी कह न सकता हूँ। मेरी अर्ज़ एक सुने। मैंने आपको गोलमोल तरीके से एक बात कही थी, अब मैं आपको खुलेआम बताता हूँ कि यहाँ जो एक कल्चर डेवलप हुआ है करप्शन का, मैं पहले पॉलिटिकल कल्चर अच्छा। हमारा एक सिस्टम एक डेवलप हो गया है। कल्चर डेवलप ये हुआ है कि पीपल आस्क फॉर एवरीथिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग। लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं और सब कुछ चाहते हैं। ड्रेन्स में पॉलीथीन और गंदगी और गलाजत के ढेर ये लोग डालते हैं, खुद डालते हैं, और फिर तवक्का रखते हैं कि जो गंदगी और गलाजत के ढेर मैंने किए हैं ये सरकार और एमएलएज और ये म्यूनसिपलिटी वाले जितने भी हैं जिनको हमने वोट भी नहीं दिया है, जो कोई 3 वोट से जीता है, कोई 4 से जीता है, ये जो झाड़ू पोंछा लेके आए और हमारी सफाई करें। सफाई माहौल में उस वक्त होती है जब फर्द अपनी सतह से सफाई शुरू करे। जब मैं खुद सफाई का ख्याल रखूंगा, मैं अपने घर के बाहर की गली को अपनी गली समझूंगा, मैं अपने घर के बाहर के रोड को अपना रोड समझूंगा। अभी आपको मैं कहता हूं आप सर्वे करें बारामूला की, लोगों ने अपने बाथरूम जो है बाथरूम के नल के बाहर निकाल के सीधा रोड पे डाले हुए हैं। अंदर सांदरी में जब वो बर्तन धोते हैं वो पानी मेन रोड पे जाता है। जब लोगों का कंसर्न ये होगा कि इस 4 दीवारी के अंदर हमारी जिम्मेदारी है और 4 दीवारी के अंदर गवर्नर साहब और उसकी इंतजामिया झाड़ू पोंछा लेके खड़े रहे, तो इस तरह की सोच सिर्फ कश्मीर में हो सकती है, मुझे किसी और जगह नजर नहीं आती। हो गया एक चीज। दूसरी चीज ये है, एक फितरी अमल ये होता है कि आप जिस तरह का दरख्त लगाएंगे उसी तरह का फल आप फल आ जाएगा। आप लगाएंगे कीकर और ढूंढेंगे उस पर बादाम। जब म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन था, आप लोग घर में बैठे, आपने कहा हम इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक आजादी नहीं होगी। ठीक है ना? सही बात है। क्योंकि गिलानी साहब ने कहा है, हुर्रियत वालों ने कहा है कि वोट डालना जो है ये जी गुनाह अजीम है। जिन लोगों के कहने पर आप बाइकाट करते हैं, आप पॉलिटिकली जब हिंदुस्तान को अपना मुल्क ही तस्लीम नहीं करते, इसके इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, उसके बाद तवक्का रखते हैं कि हिंदुस्तान यहां फंडिंग कर करके आए और हमारे गले कोचियां और रोजगार ये हमें दे दे, साथ में आजादी भी दे दे, उसके बाद भी हम खुश नहीं होंगे। ये मैंने देख लिया।
जी जी ये मैंने उस दिन देखा जिस दिन मैं इनकी दावत पे ओल्ड टाउन चला गया था और बड़ी मुश्किल से जान बचा के वापस आया। तो यहाँ जो ये कल्चर है कि लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे लेकिन तवक्का ये करेंगे कि उनके घर का कूड़ा करकट भी आकर कोई दूसरा उठाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने जिस तरह के दरख्त लगाए हैं उसी तरह का फल मिलेगा। ये अल्लाह का निजाम है कि आप जिस तरह के बीज बोएंगे उसी तरह की फसल काटेंगे। इन लोगों ने जो बीज बोए हैं उसी तरह की फसल काटेंगे। खुशामद मुझे आती नहीं है तो इनके तबसरे करने से क्या होगा। ये सफाई करनी है तो खुद भी आप अपनी सफाई का एहसास रखें। म्यूनिसिपैलिटी में करप्शन है तो सबूत हैं तो जाएं एंटी करप्शन वालों के पास। तबसरे करने से तो इनकलाब नहीं आते। ये तो ये भी चाहते हैं कि इनकी आज़ादी की जंग कोई दूसरा लड़े तो कौन आगे लड़ेगा। सर, नाजरीन, जावेद साहब कहते हैं कि जो फल आपने बोए हैं, जो बीज बोए, जो बीज आपने बोए हैं, फसल वही आएगी। एज यू सो शैल यू रीप। लिहाजा जो जहर बोएगा तो वहाँ से ज़मीन से तो जहर ही निकल आ जाएगी। अगर कोई अच्छी फसल या अच्छा पेड़ लगाएंगे ज़मीन में तो वहाँ से अच्छा फसल ही या अच्छे पेड़ पौधे ही लग जाएंगे तो अच्छी फसल ही आ जाएगी। ये जावेद साहब का जवाब है आपको, जो आप कह रहे थे कि म्यूनिसिपैलिटी यहाँ सफाई वगैरह नहीं कर रही है। अच्छा जावेद साहब, एक और शिकायत है आपसे। लोग कह रहे हैं कि जावेद साहब पार्टियाँ बदल रहे हैं। ये माहिर है जावेद साहब पार्टियाँ बदल चेंज करने में, ऐसा है क्या? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं, आपका भी कोई राय तो होनी चाहिए। मेरी तो कोई राय है नहीं सर। इसकी 2-3 नुकात में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनी 29 जुलाई 1999। सीरियल नंबर 65 पर मैं सिग्नेटरी हूं उसमें। जब सियासत मैंने शुरू की बेग साहब के 1998 का इलेक्शन, आपका कहना हाँ, PDP है, हाँ। 1998 में बेग साहब ने इलेक्शन लड़ा जी, इंडिपेंडेंट। 1999 में बेग साहब, मुफ्ती साहब, गुलाम हसन मीर साहब और बहुत सारे लोग मिले। इन्होंने एक जमात बनाई। मुफ्ती साहब, बेग साहब, महबूबा जी, गुलाम हसन मीर साहब, बहुत सारे लोग मिले। इन्होंने एक पार्टी बनाई, उसका नाम रखा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। नौगांव मुफ्ती साहब के घर पे उसका वो तैयार हुआ सारा, बेग साहब ने तैयार किया। फिर जब साइन करते रहे तो सीरियल नंबर 65 पे मैं था, बानी मेंबर्स। मगर मैं ये यूथ था, जिस आपके साथ आपका जवान बेटा है, उम्र मेरी कोई 31 साल थी उस वक़्त। तो मैं सियासत में आ गया पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रहा मैं मुंसलिक। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मुंसलिक रहा मैं 22 साल, 21 साल के बाद जब ये चला गया, ये हुकूमत चली गई और यहाँ असेंबली ख़त्म हो गई। फिर जब 370 भी चला गया, 35A भी चला गया, याद है ना आपको? 2 महीने हम बंद रहे। उसके बाद विंटर में जब हम जम्मू गए तो जम्मू में हम कुछ MLAs उठे। हमने कहा कुछ इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को लेकर हम LG साहब को मिले। जब हम LG साहब को मिल के वापस निकले, शाम को PDP की तरफ से एक प्रेस नोट आया। बिल्कुल आया। और 10 आदमी को उन्होंने पार्टी में से निकाल दिया, जिनमें मैं भी शामिल था। अच्छा। हम पर इल्ज़ाम ये लगा, मेरी बात आप ज़रा पूरा सुने। इल्ज़ाम ये लगा कि चूंकि इन्होंने ये LG से मिले हैं और ये पार्टी के ख़िलाफ़, पार्टी के उसूलों के ख़िलाफ़ है, इसलिए हमने इनको पार्टी से निकाल दिया। हम जिन आदमियों को PDP ने पार्टी में से निकाला था, अब ज़रा उनकी गिनती करें। ये कोई 40 हैं। गुलाम हसन मीर साहब पार्टी में से निकाले गए, परदेसी साहब पार्टी में से निकाले गए, मीर लस्जन पार्टी में से निकाले गए, दिलावर मीर साहब पार्टी में से निकाले गए, जावेद बेग पार्टी में से निकाला गया, यावर मीर पार्टी में से निकाला गया, बशारत साहब ने पार्टी खुद छोड़ दी, अंसारी साहब के बेटे ने पार्टी छोड़ दी, हक साहब को इन्होंने साइड लाइन कर दिया, श्रीनगर में करा साहब को इन्होंने पार्टी में से निकाल दिया। मुझे बताएं कितने नाम मैं गिनूं? ये 38 नाम हैं, एक नाम इसमें मेरा भी है। तो जब हम PDP में से